सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, जिसपे ये चैप्टर पूरा बना है, दुनिया की किसी किताब में आपको ये कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा, बट हर क्वेश्चन में ये काम आता है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन में टाइम पीरियड की इंपॉर्टेंस क्या है। टेक एन एग्जांपल कि आपने 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीन खरीदी एंड 10% के रेट से आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। कितनी बात सुनाई पड़ गई। और आपने इस मशीन को 1 जुलाई 2021 को बेच दिया। आई रिपीट चिल्ड्रन, यू सोल्ड दिस मशीन ऑन 1 जुलाई 2021। सो लेट्स एनालाइज कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करेंगे। बाय द टाइम आई एम डूइंग समथिंग, आप हैंड इन हैंड हेडिंग के साथ क्वेश्चन का एग्जाम्पल कॉपी करिए। अकाउंटिंग ईयर यहां पे हमने अज्यूम किया चिल्ड्रन एंड्स ऑन 31 मार्च। तो क्वेश्चन इज दिस कि हमारे पास कौन कौन से अकाउंटिंग ईयर्स आ रहे हैं। पहला अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल 2016 and ends on 31st March 2017. Dates are well visible to everybody. दूसरा अकाउंटिंग ईयर चिल्ड्रन स्टार्ट्स ऑन 1 April 17 and ends on 31st March 18. Thereafter तीसरा अकाउंटिंग ईयर starts on 1 April 18 ends on 31st March 19. The next one starts on 1 April 19 children and ends on 31st March 20. Next accounting year starts on 1 April 20 children and ends on 31st March 21. इसके बाद एक और अकाउंटिंग ईयर होगा, क्योंकि आपने असेट को बेचा कब है, जुलाई 21 में, एंड ये डेट सो कॉल्ड फॉल करेगी 31 मार्च 22 वाले अकाउंटिंग ईयर में चल रहा है। क्योंकि 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22 जो अकाउंटिंग ईयर चलेगा, 1 जुलाई 21 उसके बीच में आएगा। तो हाउ मेनी अकाउंटिंग ईयर्स यू हैपन टू सी चिल्ड्रन, जस्ट काउंट देम, 1 2 3 4 5 6, 6 अकाउंटिंग ईयर्स हैं। नजर आया सबको चिल्ड्रन, सबको नजर आया। आपने असेट खरीदी किस ईयर में है बच्चों, October 1st 2016. Definitely it is going to come in this session. And children, the asset is sold when, 1 July 2021 जो कि इसमें आएगा। सो ये जो आखिरी ईयर है, पिंकी आंटी बोल रही हैं, दिस इज द ईयर ऑफ सेल, और जो पहले वाला है इट इज द ईयर ऑफ परचेज। तो इन दोनों ईयर्स को यहां पे लिख देते हैं। दैट इज 1 April 2016 को ये स्टार्ट हुआ बच्चों, एंड सो कॉल्ड खत्म होगा 31 March 2017. Heard this well? Heard this well? So ये ईयर बेसिकली यहां से निकल जाएगा। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स चिल्ड्रन, समझ में आ गया? तो आई एम पुटिंग इट वंस अगेन, 1 April 2016 से 31 March 2017। सबको ये ईयर नजर आ गया चिल्ड्रन? ईयर इज विजिबल टू एवरीबॉडी? 16 17 ओ 2107 लिख गया, टू अपॉलॉजीज, चेंज कर देते हैं इसको 2017. So please copy this question. Please copy this question children. तो ये बीच से उड़ गया और यहाँ पे चला आया। This is called as the year of purchase. And last year children, last year starts on 1 April 2021 and ends on 31 March 2022. Is this visible to everybody? समझ में आ गई बात? तो ये ईयर भी बीच से उड़ गया और चला गया कोने में। सो चिल्ड्रन, ये जो आपके ईयर्स हैं, ये 2 ईयर्स में आपने अपनी असेट को खरीदा और बेचा है, और जो बच गए वो बीच के ईयर्स थे।
So the year in which asset is bought, children, is known as the year of purchase. The year in which it is sold is called as the year of sale. और बाकी के years को हम अपनी language में क्या बोलेंगे? Intermediating years. यहां तक स्टोरी समझ में आ गई? असेट को बच्चों हमने खरीदा किस डेट को है? 1 October 2016. प्लीज यूज कॉमन सेंस एंड आंसर. 1 October 16 को अगर आपने असेट को खरीदा, क्या उससे पहले असेट थी आपके पास? नो. तो आपने यूज कब से करना स्टार्ट किया होगा असेट को? खरीदने के बाद से. कब खरीदा? 1 October. तो इट इज अक्टूबर में यूज किया. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. हाउ मेनी मंथ्स डिड वी यूज इट? सिंपल एज दैट. हमने असेट को यूज किया चिल्ड्रन 6 months. तो बच्चों जब आपने असेट को यूज 6 months किया तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन विल आल्सो बी चार्ज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months ओनली. दिस इज द नीड फॉर एक्सप्लेनिंग द फिनोमेना कि असेट को अगर इस्तेमाल 6 महीने के लिए किया गया है तो हम उसका डेप्रिसिएशन भी 6 months का ही चार्ज करेंगे. But in these years, children, I repeat, in these years, what is called as intermediating years. आपने इन 4 years में every year asset को पूरे 12 महीने के लिए यूज किया है. That is 1 year के लिए. तो you will be charging depreciation for 1 complete year. And in this year, asset is sold when, children? 1 July 21. क्या इसके बाद आपके पास असेट थी? इस दिन तो बिक गई है. इसके बाद असेट हमारे पास नहीं थी. तो असेट हमारे पास कब से कब तक थी इस ईयर में? अप्रैल 1 से लेकर जुलाई 1 तक. कितने टाइम के लिए? पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून. ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ चिल्ड्रन 3 months. So you have used the asset for 3 months. So depreciation will also be charged for what period, children? For a period of 3 months. समझ में आ गया what is the maths behind depreciation? Children heard this well? Quickly. So I hope so the content is quite clear, children. So 3 बातें याद रखिएगा. In the year of purchase, depreciation कब से लेकर कब तक चार्ज होता है children? From the date of purchase up till the end of accounting year. जिस दिन खरीदा वहां से लेके year end तक. In the year of sale, children, it starts from the so-called start of the accounting year and calculated till the date of sale. समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो start of the year से लेकर date of sale तक. तो इसका एक कॉम्पोजिशन बना लीजिए. साइडॉस. क्या बने कॉम्पोजिशन? साइडॉस. स्टार्ट ऑफ द ईयर से डेट ऑफ सेल. एंड हेयर चिल्ड्रन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल एंड ऑफ द ईयर. तो इसका भी एक कॉम्पोजिशन बना लीजिए. डोपी. द कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एज डोपी. तो डोपी और साइडॉस ये 2 भाई थे. समझ में आ गया? Be quick, be quick, be quick. So it's written also here, children, that in the year of purchase, depreciation will be charged from the date of purchase till the end of accounting year. And in the year of sale, children, it will be charged from the start of the year till the date of sale. And in between intermediate years, आप depreciation charge करेंगे पूरे साल भर का. Heard this well? चलिए. Simple maths, children. और ये बात याद रखिएगा that depreciation is charged only and always for the period of use. जितने टाइम asset इस्तेमाल होगी उतने टाइम उसका depreciation होगा. This is the Brahmastra behind the theory. So put this conclusion also followed by the heading maths for depreciation. 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे. 1, when आपको परसेंटेज रेट नहीं दिया जाएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. याद होगा ये फॉर्मूला चिल्ड्रन? ओरिजिनल कॉस्ट minus estimated scrap value divided by estimated useful life. and DBM में ये एप्लीकेबल नहीं है आपके सिलेबस में. और जब परसेंटेज दिया होता है तो आप फॉर्मूला अपने क्लास 7th का मैथ्स वाला यूज करते हैं, PRT/100, जहां पे P का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट,
R stands for rate of depreciation children and T मतलब पाव भाजी पीरियड ऑफ यूज। लॉजिक समझ में आ गया पक्का? सो इसको अपडेट करिए कॉपी में। और एक चीज आपको सताएगी, सर जीएसटी का क्या करना है? जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जब आप जर्नल एंट्री करते हैं एसेट खरीदने की, इट इज मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीन अकाउंट में टू बैंक, आप मशीन की वैल्यू लिखेंगे, जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। तो जीएसटी हैज नो इफेक्ट ऑन डेप्रिसिएशन। ओके, so please update this in your classwork copy children very quickly, very quickly. I hope so सबको समझ में आ गया। maths for depreciation is what? So SLM में you have two type of questions, one where percentage rate is not given, तो आपको ये formula use करना पड़ेगा, and other when percentage rate is given, कोई भी मेथड है आपको PRT upon 100 यूज करना है। P का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, R is the rate of depreciation and T is पाव भाजी टाइम पीरियड। समझ में आ गया? Just copy this two line effect also. GST and depreciation, as I have said, there is no effect of GST on depreciation. Quickly put it children, and then अपनी कॉपी में अपडेट कर लीजिएगा मेथड 1 प्रिपेयरिंग asset account only, हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। Be quick to this.